Question says a certain linear time invariant system having the state and output equation as given below. Given initial values x1 of 0 equals 0, x2 of 0 equals 1. If the relationship as shown in the question satisfies, the step response is. Alright. So ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है चैप्टर स्टेट स्पेस एनालिसिस और ये क्वेश्चन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। एक बात याद रखना, गेट पे जब भी स्टेट स्पेस एनालिसिस का क्वेश्चन आए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साइड में है, मतलब देख के ही नहीं समझ में आ रहा है पूछा क्या है कि कैसे करें, ठीक है, मतलब क्वेश्चन अगर कंट्रोलेबिलिटी पे ऑब्जर्वेबिलिटी पे पूछा है तब समझ में आता है क्या करना है। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में आउटपुट पूछा है, राइट, रेस्पॉन्स पूछा है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो आप समझ जाओ मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, आप एक बार देखना जब इस चैप्टर का क्वेश्चन सही से बनाते हो, गेट क्वेश्चंस, प्रीवियस गेट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो वहां में देखना जो भी क्वेश्चन सही अच्छे वाले क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एसटीएम के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन की बात कर दूं तो पूछा क्या है सर, पूछा है स्टेप रेस्पॉन्स वाई ऑफ टी, मतलब इनपुट यू ऑफ टी है, वाई ऑफ टी पूछा है। सो अगर मैं सिरे से जाऊं कि पूछा क्या है एंड ऑल, सो वाई ऑफ टी पूछा है तो वाई ऑफ टी मिलेगा कैसे, तो वाई ऑफ टी का रिलेशनशिप दे रखा है, ये 1, ये -1 और ये x1 x2, करेक्ट। सो इसको अगर मैं कर ही दूं मल्टीप्लाई तो x1 माइनस x2 और x1 ये क्या है, ये ही x ऑफ टी है। उसका मतलब x ऑफ टी अगर पता चल जाए तो y ऑफ टी तो बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा, करेक्ट। ओके, नाउ तो x ऑफ टी कैसे मिलेगा, x ऑफ टी होता है फाई ऑफ टी x ऑफ 0, फाई ऑफ टी मेरा एसटीएम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ एसआई माइनस ए का इनवर्स मैट्रिक्स बी और यू मेरा इनपुट, ठीक है। तो x ऑफ टी ऐसे मिलेगा। तो x ऑफ टी निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक बार अगर हम लोग नोटिस कर ही लें तो हमको फाई ऑफ टी चाहिए, करेक्ट, ये वाला फाई ऑफ टी चाहिए, x ऑफ 0 चाहिए, x ऑफ 0 तो क्वेश्चन में गिवन है, राइट, ये रहा 0 और 1 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो गिवन है। नेक्स्ट और क्या चाहिए, a चाहिए, या फिर आप a ना निकाल के एसआई माइनस ए इनवर्स को फाई ऑफ एस भी बोल सकते हो, फाई ऑफ एस क्या, इसी का फाई ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो फाई ऑफ एस निकाल दो, तो ए नहीं निकालने से भी होगा, या फिर फाई ऑफ एस या फिर फाई ए मैट्रिक्स ए, जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हो, ठीक है, हम दोनों की बात करेंगे। ऑलराइट, सो एक्स ऑफ टी इस तरह मिल जाएगा। तो उसका मतलब अगर यहाँ से एक्स ऑफ 0 पता है, ए ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाई ऑफ एस हो जाएगा तो हम लोग का काम ज़्यादा आसान होगा ऑफ कोर्स। उसका मतलब सारा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, फाई ऑफ टी निकालने में। क्या मतलब, ये फाई ऑफ टी क्या है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ऑलराइट, ये क्वेश्चन मुझे लगता है काफ़ी बच्चों ने बना लिया, बना लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी इजी साइड में है और ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीएम में बेस्ड है। लेकिन कुछ बच्चे प्रॉपर्टी को फॉर्मूला वाइज देखते हैं, कोई भी फॉर्मूला है, मैक्सिमम सिग्नल्स के सब्जेक्ट में फॉर्मूला है तो प्रॉपर्टीज है तो सारे फॉर्मूले की तरह लेते हैं, वो कहाँ से आता है क्या है कोई मतलब नहीं। अगर आप इस तरह पढ़ाई करते हो तो आप फंस जाओगे सर, इस क्वेश्चन में भी फंस गए होंगे अगर आपने ये एसटीएम के प्रॉपर्टीज को तो पता है लेकिन फिर भी नहीं बना पाओगे अगर आपने सही से नहीं समझा कि एसटीएम होता ही क्या है और इसके मेन प्रॉपर्टीज कहाँ है, ये कहाँ से आता है, ठीक है। और तो हमेशा याद रखना जब भी प्रॉपर्टीज देख रहे हो तो एक बार को जरूर आप केयर करो कि प्रॉपर्टीज जो भी है वो कहाँ से आ रहा है, एक बार को तो आप उसको क्लियर जरूर रखना है आपको, करेक्ट। अब तो हमको समझ में आ रहा है कि फाई ऑफ टी निकालना है, तो क्वेश्चन अब क्या करेंगे, हम सपोर्टिंग डेटा चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्टेट इक्वेशन गिवन है और आउटपुट इक्वेशन गिवन है, ये रहा स्टेट इक्वेशन और नीचे वाला है आउटपुट इक्वेशन। और अगर हम लोग स्टेट इक्वेशन को देखें तो मैट्रिक्स ए गिवन है साफ साफ ना, मैट्रिक्स ए गिवन है साफ साफ। हमको पता है कि फाई ऑफ टी निकालने के लिए मैट्रिक्स ए जरूरत है, लेकिन मैट्रिक्स ए को ए बोल के रखा है, मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए गिवन नहीं है, फाई ऑफ टी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं निकलेगा। तो क्या करें,
और आगे देखते हैं और क्या गिवन है, एक रिलेशनशिप गिवन है, ठीक है, एक रिलेशनशिप गिवन है ये। सो अभी हो ना हो एक बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि फाई ऑफ टी ए नहीं गिवन है, तो हो ना हो इस रिलेशनशिप से ही फाई ऑफ टी निकलेगा। करेक्ट है, ये सबको समझ में आता है, एक बच्चा भी इस बात को बता देगा। ऑलराइट, लेकिन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से कुछ नहीं दिखेगा कि यहां से फाई ऑफ टी कैसे निकलेगा, ये तो कोई थोड़ा लंबा चौड़ा रिलेशनशिप दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी बना सकते हो कि आप यहां देखो, अगर मैं आपको नोटिस कराऊं कि आप यहां में दो इक्वेशन रिलेट कर सकते हो, राइट। एक पहला इक्वेशन ये रहा, 0 के साथ इक्वेट कर दो, दूसरा इक्वेशन नीचे वाले को 1 के साथ इक्वेट कर दो, ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो दो इक्वेशन मिलेगा और आपका x1 x2 मिल जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, टाइम t वेरिएबल टाइम वेरिएबल उसको वैसे रहने देना है। तो x1 x2 दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आप इसको सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा, करेक्ट है। लेकिन अगर आप इस मेथड से जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, करेक्ट है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी सब्जेक्ट हो, बस इस टॉपिक इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट हो प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस्ड होने के बावजूद भी आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड पहले दिखेगा और वो ऑल्टरनेटिव मेथड होगा थोड़ा सा लेंथी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं, तो जैसे मैंने बताया क्वेश्चन बेस्ड है प्रॉपर्टी पे, लेकिन उनको ऑल्टरनेटिव मेथड पहले दिखेगा और यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑल्टरनेटिव मेथड थोड़ा सा लेंथी होता है। लेकिन सिंस बच्चों को पहला वो मेथड दिखता है, तो बच्चे बिना सोचे समझे उसी मेथड पे शुरू कर देते हैं सॉल्व करना, जो ऑफ कोर्स लेंथी है। तो हमको तो टाइम बचाना है, लेंथी मेथड से नहीं जाना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई मेथड दिखे, जैसे ये मेथड दिखा हमको, मैंने अभी भी दिखाया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, x1 x2 मिलते ही y ऑफ t तो मिल ही जाएगा। जब भी ऐसा दिखे, लेकिन आपको एक बार को सोचना है कि क्या ये मेथड लेंथी है। अगर लेंथी है तो एक बार को हमेशा इसको आदत में उतारो कि अगर लेंथी है तो एक बार को आपको सोचना है कि क्या हम कोई और मेथड से कर सकते हैं, कोई और मतलब कोई हम लोग कुछ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या, ऐसा हमेशा सोचो, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, 15 मिनट 20 मिनट में लगाते हैं सॉल्व करने में, तो कितना नुकसान हो जाता है उससे, ठीक है। तो आपको दिखेगा एक मेथड, तो उसी में दिखते ही एकदम खुश होके उस पर शुरू मत हो जाओ, एक बार को सोचो क्या मैं इसका ऑल्टरनेटिव मेथड कुछ दिख रहा है क्या, ऑल्टरनेटिव मेथड मतलब प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ दिख रहा है क्या, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्या, ऐसा सोचो आप। बहुत ही मैक्सिमम चांसेस है कि वो क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव मेथड आपको दिमाग में आएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा डरते हो कि एक मेथड नहीं समझ में आता है सर, कि आप दो मेथड की बात कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओ सर। लंबा मेथड करने से 15 मिनट वेस्ट करने से अच्छा 1 मिनट सोच के बिताओ कि शॉर्ट में कर सकते हैं क्या, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आप उल्टा मत सोचो, आएगा दिमाग में आएगा, एक मेथड क्या 2-3 मेथड आ जाएंगे अगर अच्छे प्रैक्टिस में हो। अच्छे प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं भी हो तब भी आएगा। लेकिन आपको ये सवाल, आदत ही नहीं है बच्चों का ये सवाल पूछने का कि क्या कोई अल्टरनेटिव मेथड है कि नहीं, एक मेथड दिखा तो धाए उस पर शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार सोचना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेथड आपको साफ साफ दिख रहा है लेकिन वो लेंथी है, ये आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार को आपको जरूर सोचना है। ये सिग्नल सब्जेक्ट में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिखाया मैंने कि किस तरह हम लोग, ये मेथड तो साफ साफ दिख रहा है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल कर लेंगे, लेकिन हमको ये भी समझ में आता है कि इसको करने में तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो क्या सोचना है, प्रॉपर्टी से हो सकता है, किसकी प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि फाई ऑफ टी चाहिए, तो फाई ऑफ टी की प्रॉपर्टी पे बेस्ड ऑफ कोर्स, ठीक है। ऑलराइट, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम करेंगे मेथड नंबर 1 से नहीं, मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 क्या, प्रॉपर्टी लगा के। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एसटीएम होता क्या है, और इसके सारे प्रॉपर्टी नहीं लेकिन मेन प्रॉपर्टी की बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि एसटीएम ये होता ही क्या है, ठीक है। थोड़ा पे अटेंशन करना। अभी मान लो आपको एक स्टेट इक्वेशन गिवन है, ऐसे फॉर्म में होता है,
ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में ये a x ऑफ t प्लस b u क्या है मेरा इनपुट, ठीक है, u क्या है मेरा ये इनपुट है। सो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, अगर आपने नोटिस किया है तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये दूसरा पार्ट जो है ये ड्यू टू इनपुट है, जो भी आप इनपुट लगाओगे उसकी वजह से। तो ये पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है ड्यू टू नो इनपुट। ड्यू टू नो इनपुट का क्या मतलब है, ड्यू टू नो इनपुट से अगर मैं आपको रिलेट कराऊं, मान लो एक आपके पास चार्ज कैपेसिटर है, हाथ में है, ऑलरेडी चार्ज है, उसको एक रेजिस्टिव नेटवर्क के साथ लगा दो, क्या होगा सर्किट में या फिर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ ट्रांजिएंट मिलेगा, डाइंग ऑफ होगा, लेकिन मिलेगा तो सही। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। मैथमेटिक्स में उसी को जीरो इनपुट रेस्पॉन्स बोलते हैं। करेक्ट है, सभी को पता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को डॉट्स कनेक्ट नहीं होता है। सो यही मेरा जीरो इनपुट रेस्पॉन्स है। ये रेस्पॉन्स तो नहीं, लेकिन ये ड्यू टू जीरो इनपुट, ठीक है, ये ड्यू टू जीरो इनपुट, ठीक है। नाउ और अगर मैं इस पार्ट को बस इक्वेट करूं, इनपुट को हटा दिया, नो इनपुट, बस इस पार्ट को इक्वेट करूं, तो हम इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में, होमोजेनियस इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर पढ़ा होगा तो आपने, आप सही से रिलेट कर रहे हो। तो अगर मैं होमोजेनियस इक्वेशन की बात कर दूं, होमोजेनियस इक्वेशन की बात कर दूं, तो इसको मैं dx ऑफ t बाई dt लिख सकता हूं, तो ये x ऑफ t, करेक्ट। तो ये इक्वेशन आ गया, ध्यान रखना ये मेरा होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन है। क्या है, होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन है। ओके, नाउ ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करना बड़े ही अच्छी तरह जानते हैं। क्या करेंगे, दिख रहा है सामने कि ये सेपरेट हो जाएगा ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड कर सकते हैं यहाँ पे, dt, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये ऐसे, तो क्या मिलेगा, ये ln ऑफ x ऑफ t और इधर a t प्लस कोई कांस्टेंट c। सो x ऑफ t के टर्म्स में ले लूं तो ये x एक्सपोनेंशियल a t प्लस c, जिसको मैं एक्सपोनेंशियल c भी लिख सकता हूँ, और एक्सपोनेंशियल c कोई कांस्टेंट होगा, इसको हम लोग k बोल देंगे, ठीक है, इसको हम लोग k बोल देंगे। सो x ऑफ t इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल a t टाइम्स ऑफ k आया, और इस k को एवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू निकालते हैं। तो इनिशियल वैल्यू मतलब t इज इक्वल टू 0 पर अगर पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये x ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 0 टाइम्स ऑफ k, तो k का वैल्यू आ गया x ऑफ 0, जो मेरा इनिशियल वैल्यू है, जो क्वेश्चन में गिवन है ऑफ कोर्स। तो चलो हम लोग क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे अभी। तो x ऑफ t क्या मिल गया, एक्सपोनेंशियल a t x ऑफ 0, ये मिल गया आपको, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन ये है क्या, अगर हम बात को सही से पकड़े, ये है क्या, ये सॉल्यूशन है किसका, dx ऑफ t बाय dt इज इक्वल टू a x ऑफ t का सॉल्यूशन है, करेक्ट है। नाउ फॉर एग्जांपल मैं ये बोल दूं कि आपके पास एक इक्वेशन है -2x प्लस 4 इज इक्वल टू मान लो 2, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 1, करेक्ट है, x इज इक्वल टू 1। नाउ इस x इज इक्वल टू 1 को मैं वापस से x के वैल्यू में पुट कर दूं अगर, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये x इज इक्वल टू 1 का वैल्यू इस इक्वेशन को वापस से सेटिस्फाई करेगा, सब जानते हैं बच्चों की बात। तो उस हिसाब से अगर मैं इस x ऑफ t को यहां पुट कर दूं, तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट। ओके, सो ये जो पहला रिजल्ट आया, चलो मैं सेपरेटली लिख लेता हूं, x ऑफ t इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल a t x ऑफ 0, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं साइड में लिख लिया, ठीक है। और नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि ये सॉल्यूशन है, तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को वहां पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा जिसका ये सॉल्यूशन है, तो डेफिनेटली ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर देते हैं। तो d बाय डी टी ऑफ x ऑफ t की जगह सॉल्यूशन पुट करूंगा एक्सपोनेंशियल a t x ऑफ 0 इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल a t x ऑफ 0, करेक्ट है। नाउ x ऑफ 0 तो बाहर ला सकते हैं हम लोग, x ऑफ 0 बाहर ला सकते हैं,
कांस्टेंट है, तो x ऑफ 0 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और आपको मिल गया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को सही से बनाया, प्रीवियस क्वेश्चंस को गेट के, आपने नोटिस किया होगा कि अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, और शायद आपने कोई ऑल्टरनेटिव मेथड से बनाया होगा। याद रखना, ऑल्टरनेटिव मेथड प्रॉपर्टी नहीं लगा के ऑल्टरनेटिव मेथड जा रहे हो तो वो लेंदी होना ही है, उस पर कोई शक ही नहीं है। ठीक है, या फिर कोई और प्रॉपर्टी लगा दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और हाँ, एक और बात मैं अगर वापस से बोल ही दूं कि यही मेरा STM है ना, यही मेरा STM है। इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं phi of t। इसका एक और रिलेशनशिप है लैप्लास इनवर्स ऑफ SI माइनस A का इनवर्स, ये भी है। ये कहाँ से आया वो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी है, मतलब phi of t ये भी है और एक्सपोनेंशियल AT दोनों है। ओके, ये सब जानते हैं मुझे लगता है। ऑलराइट, तो मैं इसको अगर रिलेशनशिप की तरह दिखाऊं या फिर प्रॉपर्टी की तरह दिखाऊं तो दो प्रॉपर्टी मैंने दिखा है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। x ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल AT, एक्सपोनेंशियल AT मेरा phi of t भी है, तो phi of t x ऑफ 0 एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया, x ऑफ t dx ऑफ t बाई dt इज इक्वल्स टू a टाइम्स a phi of t। तो इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा और एनालाइज करके बात करूं, इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, तो मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, तो एक सिस्टम है जो डिफरेंशिएटर है, मतलब वो जो कोई भी इनपुट पे लगाओगे तो डिफरेंशिएट करेगा। और इस डिफरेंशिएटर में अगर मैं इनपुट phi of t दे देता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा, a phi of t। और जब भी ऐसा होता है तो हम लोग इनपुट को क्या बोलते हैं, मतलब इनपुट लगाया वापस से इनपुट मिला विद सम फैक्टर, तो जब भी ऐसा होता है उसी इनपुट को हम लोग, या फिर इस केस में phi of t का हम लोग आइगन वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, और a मेरा आइगन वैल्यू हो गया। करेक्ट है, ये होता है ना आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात कर रहा हूं, तो आप बड़े आसानी से इसको आइगन वेक्टर, phi of t को आइगन वेक्टर और a को आइगन वैल्यू बोल सकते हो। करेक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। इसको इस टॉपिक से अभी तक तो गेट में क्वेश्चन नहीं आया है, अभी जो बोले आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू के कंसेप्ट से, लेकिन आने ही वाला है सर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा जब बनेगा, अभी तक नहीं आया है लेकिन आएगा, आने ही वाला है। ठीक है, अब बहुत ही खूबसूरत सा आएगा। ठीक है, इससे मुझे ऐसा लगता है आना चाहिए, इससे आएगा, देखते रहो बस, वेट एंड वॉच। ठीक है, आ ही जाएगा, शायद 22 में आ जाए, 23 में आ जाए, आने ही वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट, सो ये दूसरा प्रॉपर्टी होगा। तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ, इधर आता हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी, तो जैसे मैंने बताया कि phi of t को हम लोग एक्सपोनेंशियल AT यही होता है, और हमको पता है एक्सपोनेंशियल x को एक्सपांड किया जा सकता है एज 1 प्लस x स्क्वायर्ड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ऑल द वे। करेक्ट, तो उसी तरह एक्सपोनेंशियल AT को भी एक्सपांड कर सकते हैं 1 प्लस AT, एक मिनट, 1 प्लस AT एक मैट्रिक्स है, तो 1 प्लस AT नहीं कर सकते आप, तो क्या करना होगा, 1 नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे करते हैं ना, 1 I प्लस AT प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस a क्यूब t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हो गया आपका phi of t का एक्सपांशन भी। नाउ अगर इसी एक्सपांशन में अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मुझे phi of t का रिजल्ट मिल जाएगा। करेक्ट है, डेफिनेटली करेक्ट है। तो t ये सारे 0 चले जाएंगे, ये सारे 0 चले जाएंगे, है कि नहीं, तो बचेगा क्या, i। तो phi of 0 इज इक्वल टू i होता है। ये एक और प्रॉपर्टी है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, तो ये phi of 0 इज इक्वल टू i। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट। तो हम लोग ने अभी तक 3 प्रॉपर्टी देखे, और अगर मैं प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 को कंबाइन कर दूं
एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक और रिजल्ट मिलता है, वो डिराइव रिजल्ट है कि प्रॉपर्टी 2 और 3, प्रॉपर्टी 2 क्या है मेरा डिफरेंशिएशन वाला डी एक्स ऑफ टी या फिर सॉरी डी फाई ऑफ टी, सॉरी यहाँ में एक्स ऑफ टी लिखा मैंने, फाई ऑफ टी है ना, डी फाई ऑफ टी बाय डी टी, ओके। तो डी फाई ऑफ टी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या है, ए फाई ऑफ टी। ना अगर मैं दोनों तरफ ही टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो क्या होने वाला है, तो ये जो फाई ऑफ टी है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक खुद एक मैट्रिक्स है, तो क्या मिल जाएगा सर, वापस से मैट्रिक्स ए मिल जाएगा, है ना। ये तो खासियत है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, इसीलिए उसको आइडेंटिटी भी मैट्रिक्स बोलते हैं। सो हमको एक रिजल्ट मिल गया, डी फाई ऑफ टी बाय डी टी इज इक्वल टू सॉरी डिफरेंशिएट करके टी इज इक्वल 0 पुट करना है तो ए मिलेगा। तो ये भी एक रिजल्ट है अच्छा, लेकिन ये एक डिराइव रिजल्ट है प्रॉपर्टी नंबर 3 से, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 अगर समझ में आता है सही से, प्रॉपर्टी नंबर 3 and 2 and 3, तो आपको समझ, आप प्रॉपर्टी नंबर 4 तो बड़े आसानी से निकाल दोगे। डी फाई ऑफ टी बाय डी टी एट टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स वापस से मिल जाएगा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी की बात कर दो, अगर फाई ऑफ टू द पावर -1 इज इक्वल टू फाई ऑफ माइनस, ये भी होता है। और 3-4 है प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी की बात करने की जरूरत नहीं है मुझे इस क्वेश्चन के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट फाई ऑफ टी होता ही क्या है, ठीक है। क्या बताया था मैंने, फाई ऑफ टी कब आता है, फाई ऑफ टी मल्टीप्लाइड विद एक्स ऑफ 0, जो इनिशियल वैल्यू है एक्स ऑफ 0, फाई ऑफ टी मल्टीप्लाइड विद एक्स ऑफ 0 क्या है, वो सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन है, ठीक है। फाई ऑफ टी मल्टीप्लाइड विद एक्स ऑफ 0 सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन, ठीक है। तो ये है, और ये प्रॉपर्टीज मैंने उसी से डिराइव की है, करेक्ट है। यूजुअली प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलता है एक्सपोनेंशियल एटी का प्रॉपर्टी को यूज करके, वो सब तो है ही है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड वाला तो मैंने बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। और जो मैंने बताया था आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आने ही वाला है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है आएगा। ऑलराइट, चलो। सो इस क्वेश्चन को अगर आपने ट्राई किया है और नहीं बना है, तो सॉल्यूशन देखने के लिए आप वीडियो देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आपको अच्छी तरह दे चुका हूँ, तो ज़रूर आप एक बार वापस से ट्राई करो, बनेगा इस बार, ठीक है। थोड़ा सा चालाकी लगाना पड़ेगा आपको, बनेगा लेकिन, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करो। चलो हम कंटिन्यू करते हैं ना। तो हम वापस आ जाते हैं अपने डिस्कशन पे, क्वेश्चन पे। वो सब तो आपको ऑलरेडी आना है, तो मैंने बताया, तो वापस से आता हूँ। तो हम कहाँ पे अटके थे, फाई ऑफ टी चाहिए, और हमको ये समझ में आ गया था कि ये जो रिलेशनशिप गिवन है, उसी पे बेस मेरा फाई ऑफ टी निकलेगा। कैसे पता नहीं अभी तक, देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी की बात कर दूं, जो अभी भी देखा था, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, या फिर सॉरी फाई ऑफ टी एक्स ऑफ 0, ये होता है बेसिक, सबसे बेसिक है, यही तो सॉल्यूशन है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाई ऑफ टी को उधर भेज दिया, एक्स ऑफ टी, करेक्ट। और लास्ट प्रॉपर्टी जो देखा था उसके मुताबिक ये फाई ऑफ माइनस टी एक्स ऑफ टी, तो ये एक रिलेशनशिप है, इसको भी आप प्रॉपर्टी की लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये डिराइव्ड है तो मैं वहां में इंक्लूड नहीं किया, तो चलो ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक्स ऑफ 0 गिवन है, ये 0 and 1 है ना, एक्स ऑफ 0 आपको 0 and 1 गिवन है, और 0 and 1 यहाँ भी है कि नहीं, 0 and 1 यहाँ भी है। उसका मतलब मैं इसको एक्स ऑफ 0 देख सकता हूँ, तो यहाँ का पूरा ये फाई ऑफ माइनस टी टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी होगा, क्योंकि ये तो बोला नहीं है, लेकिन ये एक्स ऑफ 0 है, समझ में आ गया। तो उसके बगल वाला क्या होगा फिर, फाई ऑफ माइनस टी इंटू एक्स ऑफ टी, लेकिन ये कंबाइंड फॉर्म में है, तो हमको इसको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो फाई ऑफ माइनस टी निकल जाएगा सेपरेटली, एक्स ऑफ टी को साइड कर लेना है। तो इसको करने के लिए हमको थोड़ा सा
इसको अरेंज करना है बस। तो अगर मैं गिवन रिलेशनशिप लिख लूँ तो गिवन रिलेशनशिप है ट्वाइस x1 प्लस x2 टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल t माइनस x1 प्लस x2 एक्सपोनेंशियल 2t और नीचे माइनस ऑफ ट्वाइस x1 प्लस x2 एक्सपोनेंशियल t प्लस ट्वाइस x1 प्लस x2 एक्सपोनेंशियल 2t। ये मैट्रिक्स फॉर्म में है और इधर 0 और 1। ओके, नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे x ऑफ t को सेपरेट का मतलब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा, तो करते हैं। तो अगर मैं x1 x2 के टर्म्स में लिख लूँ इसको, तो ये बन सकता है ट्वाइस एक्सपोनेंशियल t माइनस एक्सपोनेंशियल 2t टाइम्स ऑफ ये x1 प्लस एक्सपोनेंशियल t माइनस एक्सपोनेंशियल 2t टाइम्स ऑफ x2, ये ऊपर वाला, नीचे माइनस 2 एक्सपोनेंशियल t प्लस 2 एक्सपोनेंशियल 2t टाइम्स ऑफ x1 प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल t प्लस 2 एक्सपोनेंशियल 2t टाइम्स ऑफ x2 और इधर 0 and 1। करेक्ट है। तो इसको बड़े आसानी से हम लोग सेपरेट कर लेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये है a b c d मैट्रिक्स है और आप इसको x1 x2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिलेगा, a x1 प्लस b x2 c x1 प्लस d x2, इस तरह मिल जाएगा। और अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे भी वही फॉर्मेट है कि नहीं। तो इसको आप a बोल सकते हो, इसको b बोल सकते हो, इसको c बोल सकते हो, इसको d बोल सकते हो। तो वापस से हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो 5 माइनस t और x ऑफ t सेपरेट होगा कि नहीं हुआ, हो गया। चलो तो इसको अगर मैं लिख ले तो एक्सपोनेंशियल t माइनस एक्सपोनेंशियल 2t, इधर एक्सपोनेंशियल t माइनस एक्सपोनेंशियल 2t, इधर माइनस 2 एक्सपोनेंशियल t प्लस 2 एक्सपोनेंशियल 2t, इधर माइनस एक्सपोनेंशियल t प्लस 2 एक्सपोनेंशियल 2t, ये मैट्रिक्स इधर मल्टीप्लाइड विथ x1 x2, इसको हटा लेता हूँ। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 and 1, काम हो चुका है। तो x ऑफ 0 x ऑफ 1 जैसे हम लोगों ने नोटिस किया था कि ये तो x ऑफ 0 है और ये तो x ऑफ t है ही है। तो ये मेरा फाई ऑफ माइनस t है। फाई ऑफ t चाहिए, फाई ऑफ माइनस t मिला है। तो फाई ऑफ t कैसे निकालेंगे, t की जगह माइनस t पुट कर दो, जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां माइनस t पुट कर दो, फाई ऑफ t मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये मेरा फाई ऑफ t इज इक्वल्स टू मिल चुका है ट्वाइस एक्सपोनेंशियल माइनस t माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2t एक्सपोनेंशियल माइनस t माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2t माइनस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस t प्लस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2t माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t प्लस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 2t। करेक्ट है। तो ये चाहिए था 5t, मिल चुका है। ठीक है, 5t मिल चुका है। अब 5t क्यों ढूंढ रहे थे हम लोग, 5t मिल जाएगा तो हम लोग को x ऑफ t भी मिल जाएगा। हाँ, एक और काम कर लेते हैं, a मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है क्योंकि 5s यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 5, लेकिन a मैट्रिक्स फॉर प्रैक्टिस के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये रहा, डिफरेंशिएट करो और t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो a मैट्रिक्स वापस से मिलेगा। करेक्ट है। डिफरेंशिएट करके 5t को डिफरेंशिएट करो, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, वापस से a मैट्रिक्स मिलेगा। तो 5t रेडी है, तो इसको डिफरेंशिएट करो और t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। करेक्ट। तो मेरा a मैट्रिक्स आएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ, पहले डिफरेंशिएट करता हूँ तो a -2 और -2 एक्सपोनेंशियल t, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो 1 बन गया, माइनस माइनस बिकम प्लस, ये 2। करेक्ट। और एक्सपोनेंशियल t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो गया। फिर ये -1 बिकम +2। करेक्ट, +2 और t इज इक्वल टू 0 पुट करते चला, फिर ये +2 और ये -4, t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो गया, तो +1 -4, ये हो गया आपका a मैट्रिक्स। सो a मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर ले तो ये बन गया 0, ये बन गया 1,
ये बन गया -2 और ये बन गया -3। ये है आपका ए मैट्रिक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं थी, यूज़ कर सकते हो, ठीक है नहीं, ऐसा है माइनस ए इनवर्स, तो ए पुट करके कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ए मैट्रिक्स अगर चाहिए होगा किसी क्वेश्चन में, फाई ऑफ टी पता है, ए मैट्रिक्स चाहिए, तो बड़े आसानी से इस प्रॉपर्टी से हम लोग यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी फाई ऑफ टी को डिफरेंशिएट करो, टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। करेक्ट है। ऑलराइट, चलो सो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है नेक्स्ट? एक्स ऑफ टी, है कि नहीं। तो एक्स ऑफ टी गिवन होता है फाई ऑफ टी एक्स ऑफ 0। एक्स ऑफ 0 हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पुट कर देता हूँ 0 और 1 प्लस लैप्लास इन्वर्स ऑफ ऐसा है माइनस ए इनवर्स, उसी को हम लोग फाई ऑफ एस लिख सकते हैं। फिर मैट्रिक्स बी गिवन है क्वेश्चन में 0 and 1। मैट्रिक्स बी ये रहा, तो मैट्रिक्स बी 0 and 1 है। और मैट्रिक्स सी ये रहा, इसको तो यूज कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे, नहीं है। तो चलो ठीक है, तो मैट्रिक्स बी 0 1 है, तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 0 1। फिर यू क्या है? इनपुट। क्या पूछा है? स्टेप रेस्पॉन्स, मतलब इनपुट क्या होगा? स्टेप। तो लैप्लास डोमेन में 1/s हो गया। ओके, नाउ तो फाई ऑफ टी को 0 and 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका मतलब ये रहा फाई ऑफ टी, इसको 0 और 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये पार्ट तो नहीं रहेगा, है ना, ये पार्ट नहीं रहेगा। 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पार्ट रहेगा। करेक्ट है। चलो 5s चाहिए, तो 5s यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 5s क्या होगा? इसका बस लैप्लास निकाल लो। बाय द वे 5s मल्टीप्लाई करने के 5s निकालने के बाद 0 और 1 से मल्टीप्लाई होगा। मान लो 5s इस फॉर्म में है a b c d एस डोमेन में, और ये 0 और 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। सो उसी तरह ये पोर्शन नहीं रहेगा, है ना, ये पोर्शन नहीं रहेगा, बस b और d मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम और ये फाई ऑफ टी भी मल्टीप्लाई करने के बाद यही रहेगा, तो चलो मैं b और d निकालता हूँ, है ना, ये दोनों ही निकालते हैं, तो सीधे सीधे काम हो जाएगा। या फिर चलो मैं पूरा ही निकाल लेता हूँ, कितना ही टाइम लगेगा। 2/s + 1 माइनस 1/s + 2, इधर 1/s + 1 माइनस 1/s + 2, इधर -2/s + 1 प्लस 2/s + 2, और ये -1/s + 1 प्लस 2/s + 2। हाँ, सो इसको हम लोग वापस से अब x ऑफ 0 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बचेगा ये वाला पोर्शन 0 से मल्टीप्लाई होगा, और बचेगा बस ये वाला पोर्शन। करेक्ट। सो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ फिर। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा वो लिखता हूँ। सो ये कौन सा पार्ट बचेगा? ये वाला पार्ट, एक्सपोनेंशियल -t माइनस एक्सपोनेंशियल -2t, एक्सपोनेंशियल -t माइनस एक्सपोनेंशियल -2t, और नीचे वाला पार्ट है माइनस एक्सपोनेंशियल -t प्लस 2 एक्सपोनेंशियल -2t, माइनस एक्सपोनेंशियल -t प्लस 2 एक्सपोनेंशियल -2t, ये हो गया, प्लस लैप्लास इन्वर्स ऑफ ये वाला पार्ट। अगर मैं इसको कंबाइन कर लूँ यहीं पे, तो आपको दिखेगा सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा न्यूमेरेटर में, और न्यूमेरेटर में क्या आएगा? s + 2 माइनस s - 1, मतलब ये यहाँ पे बचेगा आपका 1, और यहाँ पे -s, इसको भी कंबाइन कर लेंगे, तो ये -s -2 -2s -2, सॉरी -2, हाँ। सो ये बस ऊपर में s बचेगा, आप कैलकुलेट करना देखना मिल जाएगा। सो वही मिलेगा हमको यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं वही। तो ये 1/s + 1 और s + 2, और ये s/s + 1 s + 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/s से। तो 1/s अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये s आएगा, और यहाँ पे जो s आएगा वो कैंसिल जाएगा, तो ये ऐसा आ गया। करेक्ट है। नाउ
तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लैप्लास इन्वर्स लगाना है। तो क्या लैप्लास इन्वर्स रेडी है? नहीं, लैप्लास इन्वर्स रेडी नहीं है, तो मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, राइट। सो दोनों का करना होगा। तो पहले का अगर करें तो s, ये s+1 s+2, इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिख लूँ, a/s प्लस b/s+1 प्लस c/s+2, तो इसको मैं करूँगा नहीं, आपको रिजल्ट दे देता हूँ। a ½ आना है, b -1 आना है, c वापस से ½ आना है, ठीक है। तो और नेक्स्ट वाला अगर बात कर लो, नेक्स्ट वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा आसानी से हो जाएगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये एक्सपोनेंशियल -t माइनस एक्सपोनेंशियल -2t माइनस एक्सपोनेंशियल -t प्लस 2 एक्सपोनेंशियल -2t प्लस लैप्लास इन्वर्स ऑफ, इसको मैंने स्प्लिट किया था, a ½ आया था तो ½ माइनस 1/s+1, b -1 प्लस c भी ½ आया था तो s+2। नीचे में कैसे करेंगे, ये s+1 माइनस 1/s+2, ठीक है। तो ये आएगा। ऑलराइट, नाउ ये लैप्लास इन्वर्स रेडी है, डेफिनेटली लैप्लास इन्वर्स रेडी है। तो कर लेते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल -t माइनस एक्सपोनेंशियल -2t माइनस एक्सपोनेंशियल -t प्लस 2 एक्सपोनेंशियल -2t, ये इधर आ गया। और इसका लैप्लास इन्वर्स डायरेक्ट करेंगे तो ये ½ माइनस एक्सपोनेंशियल -t प्लस हाफ ऑफ एक्सपोनेंशियल -2t, और नीचे एक्सपोनेंशियल -t माइनस एक्सपोनेंशियल -2t, करेक्ट है। अगर आपको ये डाउट है कि मैं u(t) क्यों नहीं लिख रहा, u(t) है, बस वो हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। तो मैं यहीं भी प्लस कर देता हूँ दोनों को, तो कोई कैंसिल जा रहा है, ये जा रहा है, नीचे में ये जा रहा है, और ऊपर में क्या आएगा, ये वाला टर्म माइनस होगा, -1 प्लस ½ इज -½ और ये बस ½ ऑलरेडी बचा है, तो ½ माइनस ½ एक्सपोनेंशियल -2t, और नीचे में ये कंबाइन होकर एक्सपोनेंशियल -2t आया, हो गया। ये क्या है सर, x(t). तो y(t) कैसे मिलेगा, तो y(t) इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन, x1 माइनस x2 था ना, तो इधर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ½ माइनस ½ एक्सपोनेंशियल -2t माइनस एक्सपोनेंशियल -2t। सो ये एक्सपोनेंशियल -2t कंबाइन हो जाएंगे, तो ½ माइनस, ये दोनों ही माइनस है तो ऐड होंगे, तो 3/2 एक्सपोनेंशियल -2t। अगर हाफ कंबाइन लेके 0.5 लिख लूँ तो ये 1 माइनस 3 एक्सपोनेंशियल -2t, ठीक है। तो यही हम लोग का y(t) है, तो यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है। आप देख लो, ऑप्शन डी में दिखेगा ये। ऑलराइट, सो इस तरह अगर हम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही बनाएंगे तो इजी आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है तो आपको एक दूसरा मेथड बड़े आसानी से दिखेगा, जो पहला मेथड दिखेगा आपको, लेकिन अगर वो शॉर्ट है तो जरूर कर लो, लॉन्ग है तो एक बार को उसको सोचना है कि क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है, मतलब क्या वो प्रॉपर्टी से बन सकता है, ठीक है। जरूर सोचना, इसको अपने आदत में लाना है आपको, ठीक है। गेट एग्जाम में जाके कोई चमत्कार नहीं होगा कि अभी मैंने बोला गेट एग्जाम में आपके दिमाग में आएगा, आप करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है। आज 19 दिसंबर है, टाइम है आपके पास, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस में लाओ, इसको सोचो, ठीक है, आएगा। डरो मत कि एक मेथड नहीं आता है तो दूसरा मेथड कहाँ से आएगा, अरे ऐसा ये सब बकवास बात नहीं सोचना है आपको, ठीक है। अगर लॉन्ग प्रोसेस से 15 मिनट लग जाता है, उससे अच्छा 2 मिनट सोच पे बिताओ, ठीक है। मेन एग्जाम की बात करो, वहाँ पे भी करो, कोई टेंशन नहीं, टाइम बचेगा ही एक्चुअली, ठीक है, और क्वेश्चन भी अच्छी तरह बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप अच्छी तरह टेस्ट सीरीज लिख रहे हो। टेस्ट सीरीज में ही सबसे इम्पोर्टेंट बात छुपी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, और टेस्ट सीरीज अगर नहीं दे रहे हो तो ज़रूर दो। कोई बोलते हैं जनवरी से दो, जनवरी 15 से दो, इतने दोगे तो चलेगा, उतने दोगे तो चलेगा, सब बकवास बात है। आप जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करो, मॉक टेस्ट की बात करो फुल लेंथ। अगर आपने नहीं दिया है तो आज ही से देना शुरू कर दो सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे नहीं लिखते हैं टेस्ट सीरीज, अभी तक नहीं लिखे होंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं लिखे होंगे, क्योंकि उनका प्रिपरेशन रेडी नहीं है, उनको डर है कि अभी एग्ज़ाम देके क्या फ़ायदा, ये सोच रहे हो ना, अभी एग्ज़ाम देके क्या फ़ायदा, बहुत कम मार्क्स आएंगे। कोई बात नहीं, आप दो,
कम मार्क्स आएंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ हो आप। फिर आप बोलोगे ये तो नहीं है, मैं तो प्रिपेयर करके जाऊंगा। अरे फुल प्रिपेयर करो, फुल प्रिपेयर करो और दो जितना हो सके, ठीक है। एक टाइम फिक्स करो, आज या कल जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो आप यूजुअली गेट का एग्ज़ाम 9 बजे से होता है या फिर 2 बजे से होता है, ठीक है। तो आएगा जनवरी फर्स्ट वीक में, तो वो आ ही जाएगा। तो यूजुअली उस वक्त में आप रखो अभी से, जब पता चल जाएगा तो उस वक्त में तो करना ही है। और क्या हमको एक एग्ज़ाम देना है, फुल टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, एक एग्ज़ाम देना है, 2 एग्ज़ाम देना है, अरे कोई रूल नहीं है, आपको जितना मर्जी दो, ठीक है, जितना मर्जी दो, आपकी चॉइस है, लेकिन प्रिपेयर करके देना है, ऐसे नहीं। एग्ज़ाम दो, नंबर बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। जितना अगर लेट से शुरू करोगे तो वो भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो टाइम ही नहीं है बढ़ाने का, अभी से जल्दी जल्दी शुरू करो, जितना जल्दी हो सके। अब तो मैं तो बोलता हूँ लेट हो चुका है बहुत, तो छोड़ो नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज तो ज़रूर दो, प्रिपेयर करके देना है, ऐसे नहीं। और टाइम फिक्स कर दिया, जैसे आपके कॉलेज में एक बार नोटिस बोर्ड में टाइम छप गया तो वो डिले नहीं होता, फिर नहीं होता ना। हाँ, कभी कभी हो जाता है, कुछ हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में वो डिले नहीं होता। एक बार लग गया तो आपको एग्ज़ाम उसी दिन में देना है। उसी तरह आपको अपना टेस्ट सीरीज़ का जो जब दोगे, टाइम टेबल फिक्स करके जब दोगे कि इस डेट के इस टाइम को मुझे एग्ज़ाम देना है, तो देना है, ठीक है। प्रिपरेशन हो ना हो, प्रिपरेशन करो, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। और टेस्ट सीरीज़ को भी बहुत सीरियसली दो, मेन एग्ज़ाम के बारे में भूल जाओ, टेस्ट सीरीज़ दो एकदम सीरियसली। जितना अच्छा मार्क्स आ सके उतना अच्छा आएगा, धीरे धीरे, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। एक दिन में 3-4 एग्ज़ाम देने का मन है, दो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन दो, ठीक है। और मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे दे रहे हैं, अच्छे बच्चे तो दे ही रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे वेट कर रहे हैं जनवरी का, पता नहीं क्यों, ऐसे ये सब बकवास है सर। दो, अभी से दो, ठीक है। चलो फिर, मैं तो आते रहूँगा, इसी तरह दोस्त देते रहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट दोस्त में। थैंक यू।